इस वीडियो में कक्षा 8 पाठ 3 एक आशीर्वाद के प्रश्न उत्तर करेंगे। नमस्ते दोस्तों, बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। मेरी समझ से कविता में किसे संबोधित किया गया है? युवा वर्ग को, नागरिकों को, बच्चों को या श्रमिकों को? एक से ज्यादा जवाब हो सकते हैं। युवा वर्ग को, बच्चों को। तेरे सपने बड़े हों पंक्ति में स्वप्न से क्या आशय है? आशय मतलब अर्थ। कल्पना की उड़ान भरना, आकांक्षाएं और रुचियां रखना, बहुत सी उपलब्धियां पाना, बड़े लक्ष्य निर्धारित करना। बड़े लक्ष्य निर्धारित करना। उंगली जलाएं पंक्ति में उंगली जलाने का भाव है चुनौतियों को स्वीकार करना, प्रकाश का प्रसार करना, अग्नि के ताप का अनुभव करना, कष्टों से नहीं घबराना। चुनौतियों को स्वीकार करना, कष्टों से नहीं घबराना। अपने पांव पे खड़े हो पंक्ति का क्या आशय है? अपने पैरों पर खड़े होना, सफलता प्राप्त करना, कठिनाइयों का सामना करना, आत्मनिर्भर होना। आत्मनिर्भर होना। अब हमें ये बताना है हमने ये जवाब क्यों चुने। कविता में किसे संबोधित किया गया है? कवि दुष्यंत कुमार जी ने इस कविता में युवा वर्ग और बच्चों को आशीर्वाद दिया है कि वो जीवन में आगे बढ़ें और कुछ बड़ा करके दिखाएं। तेरे स्वप्न बड़े हों में सपने का क्या आशय है? तेरे स्वप्न बड़े हों में स्वप्न का अर्थ है लक्ष्य। सभी लोग सपने देखते हैं कि वो अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। कवि दुष्यंत कुमार हमें बड़े स्वप्न देखने के लिए कह रहे हैं, यानी हम जिस चीज को पाने की इच्छा यानी हमारा लक्ष्य रखते हो वह खास हो और महत्वपूर्ण हो। उंगली जलाए पंक्ति में उंगली जलाने का भाव है चुनौतियों को स्वीकार करना और कष्टों से नहीं घबराना। एक छोटा बच्चा मोमबत्ती की लौ पकड़ने की कोशिश करता है, जैसे ही हाथ चलने लगता है वो हाथ हटा लेता है। ये प्रतीकात्मक वाक्य है। इसमें कवि कहना चाहते हैं हमें कष्टों से घबराना नहीं है, गलतियों से सीखकर चुनौतियों का डटकर सामना करना। अपने पांव पर खड़े हो पंक्ति से क्या आशय है? अपने पांव पर खड़े हो एक मुहावरा है जिसका अर्थ है सफल और आत्मनिर्भर होना। मिलकर करें मिलान। यहाँ वाक्य दिए हैं, उनके अर्थ दिए हैं, आपको मैच करना है। भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। भावनाओं में ना बहकर वास्तविकता का सामना करना। हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं। विविध ज्ञान के प्रति आकृष्ट होना और उसे पाने की ललक होना। आकर्षण, उसकी तरफ आकर्षित होना और ललक होता है इच्छा होना उसके लिए। चांद तारों से अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें। असंभव से लगने वाले लक्ष्यों के लिए हठ और प्रयास करना। हंसें, मुस्कुराएं, गाएं। सपनों को आनंद और मुस्कुराहटों में बदलें। कठिन परिस्थितियों में भी मनोबल बनाए रखें। नेक्स्ट एक्सरसाइज, पंक्तियों पर चर्चा। कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं, आपको उसका अर्थ समझाना है। जा तेरे स्वप्न बड़े हों। जा तेरे स्वप्न बड़े हों से कवि दुष्यंत कुमार जी का आशय सपनों के महान और ऊंचे होने से है। कवि आशीर्वाद और शुभकामना देते हुए कहते हैं कि अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ और बड़ा लक्ष्य निर्धारित करो। जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। अपने सपनों को सिर्फ सपने ही ना रहने दो, उन्हें पूरा भी करें। मेहनत करो और मुश्किलों का सामना करो। अपनी गलतियों से सीखो और मंजिल की तरफ आगे बढ़ो। चांद तारों से अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें। ध्यान से पढ़िए। कवि कह रहे हैं कि हमारे लक्ष्य पाने में कठिन हो, जैसे चांद और तारे प्रतीकात्मक है। हमारी पहुंच से बहुत दूर होते हैं चांद तारे, ऐसा ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। महान लक्ष्य जिन्हें पाना मुश्किल हो, लेकिन जो वास्तविक हो, सच्चे हो, सच्चाई हो, यथार्थ हो वो।
और उस लक्ष्य को पाने के लिए हम सब कुछ छोड़कर बस अपने काम पर ध्यान लगाएं, मानो लक्ष्य तक पहुंचने की जिद या हट पकड़ ली हो। हट पकड़ता है तो इंसान रूठता है, मचलता है उसके लिए। उसी तरह से हम लक्ष्य के लिए जिद पकड़ लें। नेक्स्ट एक्सरसाइज, अनुमान और कल्पना से। कविता में सपनों के बड़े होने की बात की गई है। आपके अनुसार बड़े सपने कौन कौन से हो सकते हैं और वो बड़े क्यों हैं? मेरे हिसाब से बड़े सपने वह हैं जो न सिर्फ अपने लिए बल्कि समाज और देश के लिए देखे जाएं। अपने लिए तो सब देखते हैं, लेकिन समाज और देश की भलाई करना ही वास्तव में बड़े सपने हुए। ठीक है, और किस तरह के होंगे? जैसे डॉक्टर बनकर गांव के लोगों का इलाज करना, सैनिक बनकर देश की रक्षा करना, नई नई खोज करना, आधुनिक खेती करना, नया उद्योग लगाकर लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना। तो यहाँ हम सिर्फ अपनी ही भलाई नहीं सोच रहे हैं, समाज और देश की भलाई भी सोच रहे हैं। हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, उंगली जलाएं। इस पंक्ति में सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ललक की बात की गई है। ललक के साथ और क्या क्या होना आवश्यक है और क्यों? संकेत, हिंट है, योजना, प्रयास। मतलब हमने एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो उसके लिए हमें कोशिश करनी होगी, एक स्ट्रैटेजी भी बनानी होगी, योजना भी होनी चाहिए। केवल सोचने या चाहने से किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। उसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए योजना बनानी होगी कि क्या करना है, कब और कैसे करना है। कितनी ही मुसीबत आए, गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते जाना है। प्रयास करना नहीं छोड़ना है, निरंतर प्रयास करना है। समय का सदुपयोग करते हुए धैर्य और साहस के साथ अपना काम करते रहना है। असफलता से घबराना नहीं है। कल्पना कीजिए कि सपना ही आपका मित्र है और आप उससे बातचीत कर रहे हैं। मतलब डायलॉग राइटिंग है, और सपना ही हमारा मित्र है। जो हमारा सपना है, जो हमारा लक्ष्य है, उससे ऐसे बात करनी है जैसे हम किसी दोस्त से बात कर रहे हैं। इस कविता में स्वप्न का अर्थ लक्ष्य है। नींद में हम अपना लक्ष्य देख रहे हैं और उससे एक मित्र की तरह बात कर रहे हैं। अरे मित्र, तुम आ गए, तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। स्वप्न, हाँ मित्र, आ गया। तुम मुझसे मिलने के लिए इतनी मेहनत जो करती हो, मिलने तो आना ही था। मैं, बस 1 साल की पढ़ाई और फिर मैं तुमसे वास्तविकता में मिल सकूंगी। स्वप्न, हाँ, 1 साल की पढ़ाई और फिर तुम वकील बन जाओगी, पर तुम्हारा लक्ष्य तो उससे कहीं बड़ा है। भूलना मत, वकील बन के तुमको लोगों की मदद भी करनी है। मैं, हाँ मित्र, यह बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा, शुभ रात्रि। स्वप्न, शुभ रात्रि। यदि आप किसी को आशीर्वाद देना चाहते हो तो आप किसे और क्या आशीर्वाद देंगे, और ऐसा आप क्यों आशीर्वाद देंगे? आशीर्वाद एक शक्ति है जो हमारा कल्याण करती है। मैं अपनी बहन को आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि वो स्वस्थ व खुश रहे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करे और माता पिता का नाम रोशन करे, साथ ही वह देश और समाज की उन्नति में सहायक भी हो। इस कविता में सपने को मनुष्य की तरह हंसते, मुस्कुराते, गाते हुए बताया गया है। ध्यान से देखें तो इस कविता में इस प्रकार की अन्य विशेषताएं भी दिखाई देंगी। उन्हें लिखिए और कक्षा में उन पर चर्चा कीजिए। कविता एक आशीर्वाद के रूप में लिखी गई है। कविता का उद्देश्य युवा वर्ग के सपनों को यथार्थ से जोड़ना, वास्तविकता से जोड़ना, आगे बढ़ने की प्रेरणा देना और उत्साह बढ़ाना है। कविता में स्वप्न संज्ञा ली गई है और क्रिया शब्द जैसे चलना, बोलना, हंसना, मुस्कुराना, रूठना, मचलना, गाना को इस्तेमाल किया गया है और इन्हीं सब शब्दों को लेके कविता लिखी गई है। चांद तारे, चलना सीखना, उंगली जलाना, ऐसे प्रतीकात्मक शब्दों और वाक्यांशों का प्रयोग किया गया है। अपने पांव पर खड़े हो, मुहावरे का प्रयोग है। प्रतीकात्मक शब्द, वाक्यांश और मुहावरे से कविता प्रभावशाली बनी है। कविता छोटी और सरल है, इसे याद करना और गाना आसान है। कवि ने सपने के माध्यम से
युवा वर्ग को संदेश देकर अपनी कल्पना शक्ति से अवगत कराया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, सृजन। इस कविता के आरंभ में एक ही संज्ञा शब्द है स्वप्न और बहुत सारे क्रिया शब्द हैं, जैसे पहले भी बताया, चलना, रूठना, मचलना, सीखना, हंसना, मुस्कुराना, गाना, ललचाना। तो आप भी एक संज्ञा शब्द चुनें और फिर कुछ क्रिया शब्द चुनें और एक कविता लिखकर देखें। मैंने संज्ञा शब्द लिया है नदी। नदी को बहते देखा है, कलकल करते देखा है, नदी को लहराते देखा है, पत्थरों से टकराते देखा है, नदी को कभी ना रुकते, बस आगे बढ़ते जाते देखा है। तो यहाँ संज्ञा शब्द हुआ नदी और क्रिया शब्द हुए बहते, करते, देखा, लहराते, टकराते, रुकते, बढ़ते जाते। नेक्स्ट एक्सरसाइज, कविता का शीर्षक। कविता का शीर्षक क्या है? एक आशीर्वाद। अगर आपको कोई और शीर्षक देना हो तो आप कविता की किस पंक्ति या शब्द को चुनेंगे? मेरे हिसाब से मैं तो लूंगी जा तेरे सपने बड़े हों, क्योंकि ये पूरी कविता का सार है। यहाँ पे पूरी कविता में तो आशीर्वाद ही दिया गया है और इस एक पंक्ति से कविता का उद्देश्य भी पता लगता है। यह पंक्ति अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, तभी तो यह कविता में 2 बार आई है। भाषा की बात। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में स्वप्न से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए। क्या क्या कैटेगरीज के वर्ड्स हो सकते हैं स्वप्न से जुड़े हुए? आप पर्यायवाची ले सकते हैं, विलोम ले सकते हैं, कविता में दिए हुए शब्द ले सकते हैं या कुछ अपने से सोच के शब्द ले सकते हैं। पर्यायवाची स्वप्न के हो जाएंगे कल्पना, सपना, कामना। कविता में जैसे लिखा है बड़े स्वप्न। विलोम हो गया यथार्थ और अन्य शब्द जैसे लक्ष्य, प्रेरणा, आकांक्षा, संघर्ष, आत्मविश्वास, उड़ान। तो हमने कुछ शब्द यहां भर दिए। कविता में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं और उनके सामने कुछ अन्य शब्द भी दिए गए हैं। उन शब्दों पर घेरा बनाइए जो समान अर्थ न देते हों, यानी जो पर्यायवाची ना हो। पृथ्वी, धरा, वसुधा, अवनी, अलग हुआ सुता। चांद, चांद के पर्यायवाची शशि, निशाकर, मयंक, अलग है मधुकर। तारे, नक्षत्र, तारक, उद्गण, तो अलग हुआ सोम। रोशनी का प्रकाश, उजाला, आलोक, अलग है लालिमा। स्वप्न का सपना, इच्छा, कल्पना, और उल्टा अर्थ हुआ यथार्थ। दिया का ज्योति, दीपक और प्रदीप, दीन अलग है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आना जाना। आपको आना शब्द यानी क्रिया पर वाक्य बनाने हैं और जाना क्रिया पर वाक्य बनाने हैं। तो सोचिए। बरसात का मौसम आने वाला है, परीक्षा का समय पास आ रहा है, आज चाचा जी को घर आना है, खाना खाने के साथ साथ बनाना भी आना चाहिए। यह सवाल तो सबको आना चाहिए। जाना, सर्दी का मौसम जाने वाला है, परीक्षा का समय जा चुका है, आज चाचा जी के घर जाना है, मुझे खाना खाने होटल जाना है, तुम आज बाजार जाना, पेपर में अपना पाठ मत भूल जाना, मैं घूमने जाना चाहती हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज डायरी। हंसें, मुस्कुराएं, गाएं। अपने किसी एक दिन की समस्त गतिविधियों पर ध्यान दीजिए और अपनी डायरी में लिखिए कि आप दिन भर में कब कब हंसे, कब मुस्कुराए, कब गाए, कब रूठे और कब मचले। देखिए, डायरी लिखने का एक फॉर्मेट होता है। सबसे पहले लिखते हैं डेट, फिर लिखते हैं डे, और डायरी से लिखने का मतलब है एक तरह से डायरी से बात करना, तो उसे संबोधित करते हैं। ये डायरी एंट्री लिखी गई है 19/4/26 और डे था रविवार। प्रिय डायरी, अब आगे लिखना शुरू करते हैं। आज मैं देर से उठी, आज रविवार है और स्कूल की छुट्टी है। छुट्टी वाले दिन का नाश्ता भी खास होता है।
यह सोच के ही मेरा मन खाने के लिए मचल गया। नाश्ते में गरम गरम आलू के पराठे थे। माँ ने आज मेरी पसंद का नाश्ता बनाया था। देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी मेरी नजर मेरी बहन पर पड़ी। उसका मुंह लटका हुआ था। उसको पराठे नहीं पसंद। पता नहीं क्यों उसकी शक्ल देख मुझे हंसी आ गई। मैं धुरंधर का गाना गाते हुए नाश्ता करने लगी। नाश्ते के बाद मम्मी पापा बाजार जा रहे थे। वो मेरी बहन को तो ले गए, लेकिन मुझे छोड़ गए। मैं थोड़ी देर रूठी रही, फिर पढ़ने बैठ गई। बाजार से वह मेरी पसंद का सामान लाए तो मैं खुश हो गई। इस प्रकार पूरा दिन भावनाओं से भरा था। शुभ रात्रि अंजलि। जब हम डायरी एंट्री खत्म करते हैं तो जैसे एक दोस्त को बाय बाय कहते हैं, ऐसे डायरी को भी बोलते हैं और अपना नाम लिखते हैं। नेक्स्ट है पाठ से आगे आपकी बात। कविता के माध्यम से बड़े लक्ष्य निर्धारित कर दें और उन्हें पूरा करने का आशीर्वाद दिया गया है। दिन प्रतिदिन के जीवन में आपको अपने माता पिता, अध्यापक और परिजनों से किस तरह के आशीर्वाद मिलते हैं, अपनी लेखक पुस्तिका में लिखिए, नोटबुक में लिखिए। हमें माता पिता और परिजन किस तरह से आशीर्वाद देते हैं? सदा खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, मन लगाकर पढ़ो, परीक्षा अच्छे नंबरों से पास करो, जीवन में आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य तक पहुंचो, परिवार और देश का नाम रोशन करो। अध्यापक से मिलने वाले आशीर्वाद: मन लगाकर पढ़ो, परीक्षा अच्छे नंबरों से पास करो, झंझट झमेलों से दूर रहो, जीवन में आगे बढ़ो, कभी हार नहीं मानो, ईमानदार व मेहनती बनो, देश, समाज व परिवार के प्रति अपना कर्तव्य निभाओ। आप भी अपने से छोटे के प्रति किसी न किसी तरह की शुभेच्छा प्रकट करते हैं, उन्हें लिखिए। अब शुभेच्छा क्या होती है? शुभ इच्छा, अच्छी इच्छा, तो एक तरह से आशीर्वाद ही हुआ। अपने छोटों के लिए आप क्या कहेंगे? सदैव स्वस्थ व प्रसन्न रहो, मन लगा के पढ़ो, जो आपको कहा आपने भी कह दिया, ईमानदार व मेहनती बनो, बड़ों की आज्ञा का पालन करो, देश, समाज व परिवार के प्रति अपना कर्तव्य निभाओ। आगे के क्वेश्चन एक छोटे से ब्रेक के बाद। इतने आप प्लीज हमें कमेंट्स में बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज, सपनों की बातें। आप क्या करना चाहते हैं और क्या पाना चाहते हैं? एक पर्ची में लिखें, पर्ची में अपना नाम नहीं लिखें, उसको डब्बे में डाल दें और फिर पर्चे निकालें और फिर सब बताएं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो मेरी पर्ची में लिखा था डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनने के लिए हमें क्या प्रयत्न करने होंगे? मन लगा के पढ़ना होगा, विज्ञान के विषय लेके पढ़ना होगा, विज्ञान के विषयों पर अधिक ध्यान देना होगा और प्रवेश परीक्षा की किताबें लेनी होंगी। अब कुछ योजना भी बनाइए, प्लानिंग भी करिए। तो प्लानिंग क्या हो? पढ़ने का समय निश्चित करिए, किस विषय को कितना समय देना है ये तय करना होगा। जिस विषय में कमजोर है उससे ज्यादा दीजिए। रिवीजन का टाइम रखिए। कक्षा और कोचिंग में पढ़ाया हुआ पाठ अच्छी तरह से समझिए, उसे याद करिए। नियम से रोज पढ़ाई करनी होगी। किससे और किस प्रकार की मदद लें? प्रवेश परीक्षा के लिए कोचिंग सेंटर से मदद लें। कठिन विषयों को समझने के लिए अध्यापक और वरिष्ठ छात्रों से मदद लें। तनाव कम करने के लिए परिवार की मदद लें। पुस्तकालय, इंटरनेट व अन्य डिजिटल साधनों से भी जानकारी प्राप्त करें। लक्ष्य प्राप्ति में संभावित चुनौतियां कौन कौन सी हो सकती हैं? विषय ठीक से समझ नहीं आना, तबीयत का खराब होना, समय का सही उपयोग न कर पाना, परीक्षा से संबंधित अफवाह, संसाधनों की कमी या आर्थिक तंगी। और क्या सुझाव दें? लक्ष्य से ध्यान ना भटकने देना, रोज पढ़ाई करना, मॉक टेस्ट भी लेना, अतिरिक्त सवाल लगाना, जरूरत पड़ने पर मदद लेना, अपने पर भरोसा रखना। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे सपने।
हमारे मम्मी पापा हमारी सब इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करते हैं, तो उनकी भी तो कुछ इच्छाएं रही होंगी। चलो पूछते हैं। माता चित्रों की प्रदर्शनी लगाना चाहती थी। पिता बागवानी करना और घर की छत पर सब्जी उगाना चाहते हैं। दादा बच्चों के साथ समय बिताना चाहते हैं। दादी अचार पापड़ का व्यापार करना चाहती थी। नाना घूमने जाना चाहते हैं। नानी रोज नए पकवान बनाना चाहती हैं। बहन व्यापार करना चाहती है और मेरा भाई शिक्षक बनना चाहता है। सबके सपने। हमारे आसपास बहुत तरह के लोग बहुत तरह के काम करें, जैसे कोई सुरक्षा कर्मी है, कोई स्वच्छता कर्मी है, शाक विक्रेता यानी सब्जी बेचने वाला और रिक्शा चालक। इस तरह के बहुत सारे लोग हमारे आसपास हैं। हमें उनसे पूछना है कि उनके सपने क्या हैं और सबसे पहले हमें एक प्रश्नों की सूची बनानी है। क्या क्या प्रश्न होंगे भाई? किसी का आप इंटरव्यू लेने जाएंगे, साक्षात्कार करने जाएंगे, तो सबसे पहले आप पूछेंगे आपका नाम क्या है, फिर आप क्या काम करते हैं, आप यह काम कब से कर रहे हैं, क्या आपका महीने का खर्च पूरा हो जाता है, क्या आप बच्चों को स्कूल भेज पाते हैं, आप अपने बच्चों का कैसा भविष्य देखते हैं, आपका सपना जो आप भविष्य में पूरा करना चाहें। तो ये सब सवाल हम पूछेंगे। ये भी एक तरह का वार्तालाप या डायलॉग ही है। साक्षात्कार भी हम सवाल पूछ रहे हैं, सामने वाला जवाब दे रहा है। हम सुरक्षा कर्मी का साक्षात्कार लेंगे, तो ये भी एक तरह का डायलॉग राइटिंग ही है। प्रश्न आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू है। आप क्या काम करते हैं? मैं स्कूल में सुरक्षा कर्मी हूँ। आप यह काम कब से कर रहे हैं? 10 साल से। क्या आपका महीने का खर्च पूरा हो जाता है? कठिनाई से। क्या आप बच्चों को स्कूल भेज पाते हैं? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं, 5वीं और 7वीं कक्षा में। आप अपने बच्चों का कैसा भविष्य देखते हैं? संघर्षपूर्ण। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने से बहुत सारे संघर्ष जीवन से जुड़ जाते हैं, तो इसी तरह का संघर्षपूर्ण जीवन वह अपने बच्चों के लिए देखते हैं। आपका सपना जो आप भविष्य में पूरा करना चाहें। मेरी रात की नौकरी है, मैं दिन में सब्जी फल बेचना चाहता हूँ ताकि उनकी इनकम बढ़ जाए और उनके जीवन और उनके बच्चों के जीवन के कुछ संघर्ष कम हो जाएं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है झरोखे से। इसमें हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक प्रेरक उद्बोधन पढ़ेंगे। सपने वह नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वह होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। अपने सपने पूरे करने के लिए आपको जागते रहना होगा, पूरी तरह आंखें खोलकर जागते रहना होता है। आज जितनी संभावनाएं हैं उतनी अब तक के समूचे इतिहास में पहले कभी नहीं थी। 21वीं सदी ऐसे अनुभव पैदा कर रही है जिन्हें मानव के विकास की पिछली 20 शताब्दियों में असंभव समझा जाता था। ऐसे माहौल में जब प्रौद्योगिकी और नित नई खोजों के बल पर मानव सभ्यता तरक्की करती जा रही है, इंसान में छिपी संभावनाओं का भी तेजी से विस्तार होता जा रहा है। लेकिन इन अवसरों का अनुभव करने के लिए हमारे पास जो समय है वह उतना का उतना ही है और आज के युवा इसी दुविधा में है, यानी टाइम मैनेजमेंट एक बड़ा प्रॉब्लम है। युवा चाहते हैं कि उनके समय जितने किस्म के अनुभव उपलब्ध हों वह सबका फायदा उठा सकें, जो कि उन्हें मिलना भी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे दुनिया का दायरा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमें खुद को कुछ खास विषयों के संकरे दायरे में सीमित कर लेना पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना सही है। मेरा सपना है कि संसार के हर युवा को संसार के वे सारे अनुभव मिल सकें जिसकी उन्हें चाह हो। लेकिन इसे कैसे संभव बनाया जा सकता है? इसे संभव बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो यह कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारे पास जो समय उपलब्ध है उसे हम बढ़ा सकें।
दूसरा यह है कि हमारे पास जो समय है, हम उतने ही समय में जितना काम कर सकते हैं, जितना कुछ हासिल कर सकते हैं, उसकी मात्रा बढ़ा दें। इन दोनों जीवन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए, यह समझ लेने से दूसरी हर चीज तक पहुंचने के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे। यही वह लंबी छलांग है जिसका मानवता को अब तक इंतजार था और जो हमें विकास क्रम के अगले चरण तक पहुंचा सकती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है साझी समझ। आपने एक आशीर्वाद कविता पढ़ी, एपीजे अब्दुल कलाम का उद्बोधन पढ़ा। अब हमें इस पे चर्चा करनी है। चर्चा में हम क्या बात करेंगे, ये किस बारे में है और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। एक आशीर्वाद कविता और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के उद्बोधन से हमें सपने देखने, उनको पूरा करने की प्रेरणा देते हैं। सपने पूरे करने के लिए निरंतर प्रयास करना और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। सबसे जरूरी है समय का सदुपयोग और सपने और यथार्थ में सही संतुलन। नेक्स्ट एक्सरसाइज है खोजबीन के लिए। आपको कुछ लोगों के बारे में पढ़ना है जो कला, विज्ञान, राजनीति, खेलकूद या मनोरंजन के क्षेत्रों से जुड़े हों। उनके संघर्षों के बारे में पढ़ना है और उनसे प्रेरणा लें। लता मंगेशकर। लता मंगेशकर सिर्फ 13 साल की थी जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। आर्थिक तंगी के कारण उनको फिल्मों में बतौर अभिनेत्री काम करना पड़ा। उन्हें अभिनय पसंद नहीं था, वह गायिका बनना चाहती थी। उन्होंने हार नहीं मानी और फिर उन्हें फिल्मों में गाने का अवसर मिला। उनका गाया गाना बहुत प्रसिद्ध हुआ और वह गायिका बन गई। विक्रम अम्बालाल साराभाई। विक्रम अम्बालाल साराभाई असाधारण क्षमता के वैज्ञानिक थे। फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक पेरे क्यूरी के अनुसार डॉक्टर साराभाई का उद्देश्य जीवन को स्वप्न बनाना और उस स्वप्न को वास्तविक रूप देना था। भारत के सफल अंतरिक्ष कार्यक्रम का श्रेय डॉक्टर साराभाई को जाता है। जीवन को स्वप्न बनाना और स्वप्न को वास्तविक रूप देना मतलब सपने देखना और फिर उन्हें पूरा करना। लक्ष्य सपने की तरह ही मुश्किल लगे। मेजर ध्यानचंद सिंह। मेजर ध्यानचंद सिंह विश्व प्रसिद्ध हॉकी के खिलाड़ी थे। उन्होंने सेना में भर्ती होने के बाद खेलना शुरू किया। इतना अभ्यास किया कि दूसरी टीम को भ्रम हो जाता था कि उनकी हॉकी की स्टिक में कुछ लगा है जो गेंद उससे चिपक जाती है। कभी कभी खेल के बीच में उनकी हॉकी की स्टिक को भी बदल दिया जाता था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।